क्लास 11 शारीरिक शिक्षा, चैप्टर शारीरिक पुष्टि एवं स्वीकृता। लेकिन इसके पहले कुछ सूचनाएं। इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इससे बचने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना है। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें और कुछ व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। इसके लिए पहले शरीर के पूर्ण वार्म अप करें, उसके बाद सूर्य नमस्कार लगाएं और कम से कम 5 आसन का अभ्यास अवश्य करें। आसन के अभ्यास के बाद 2 से 5 मिनट शवासन लगाएं, उसके बाद कपालभाति और प्राणायाम करें। आज का जो मेन टॉपिक है वो है शारीरिक पुष्टि के अंग। शारीरिक पुष्टि के अनेक अंग होते हैं और अलग अलग खेल व शारीरिक क्रियाएं शारीरिक पुष्टि के प्रत्येक अंग का अलग अलग मात्रा में विकास करती हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे खेल जिनमें निरंतर गतियां होती हैं, जैसे तैराकी और दौड़ में हृदय और फेफड़े की कार्यकुशलता में एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जबकि जिम्नास्टिक के द्वारा लचक अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है। शारीरिक पुष्टि के विभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य होता है। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। शक्ति को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, यह शक्ति वह मात्रा होती है जो मांसपेशी या मांसपेशीय समूह पैदा करता है। शरीर की शक्ति को पाउंड में मापा जाता है। यह सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी शक्ति का काफ़ी महत्व होता है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए तो शक्ति का होना अति आवश्यक है। कुछ व्यवसायों या खेलों में कम शक्ति का प्रयोग होता है, जबकि कुछ व्यवसायों या खेलों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुछ व्यवसायों या खेलों में किसी और प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है, जबकि दूसरे व्यवसायों या खेलों में अन्य प्रकार की शक्तियों का प्रयोग होता है। अर्थात कुछ खेलों में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कुछ व्यवसाय में भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ खेलों में कम शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति को भली भांति समझने के लिए इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अर्थात शक्ति के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए हैं, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध भी गतियों से होता है। उदाहरण के लिए पुलअप्स और पुशअप्स में गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई खिलाड़ी पुलअप्स और पुशअप करता है तो उसमें जो गतिशील शक्ति लगती है उसमें गतिशील शक्ति लगती है, अर्थात जो शक्ति लगती है वो गतिशील होती है, क्योंकि इसमें कार्य करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसे व्यायामों में गतिशीलता में धीरे धीरे कमी आने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत मांसपेशियां अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहती अर्थात थक जाती हैं। ऐसे समय पर व्यक्ति एक भी अतिरिक्त पुशअप या पुलअप्स नहीं लगा सकता। जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी गतिशील शक्ति का प्रयोग करता है तो गतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, यानी कार्य दिखाई देता है कि हो रहा है। प्रत्येक खेल की गतियों में अंतर होने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार की गतिशील शक्तियों का प्रयोग होता है। ये गतिशील शक्तियाँ निम्न प्रकार की होती है: अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहन क्षमता। अधिकतम शक्ति क्या है? यह शक्ति अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करने की योग्यता है। प्रायः इस प्रकार की शक्ति का अधिकतर खेलों में प्रयोग नहीं होता। अधिकतम शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उन खेलों में होता है जिनमें अत्यधिक प्रतिरोधक करना होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो आदि। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी खेल हैं जिनमें अधिकतम शक्ति का प्रयोग केवल कुछ ही समय के लिए होता है,
जैसे जिम्नास्टिक में रोमन रिंग की क्रॉस अवस्था में, दौड़ों में त्वरण की अवस्था में और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप तथा पोल वॉल्ट में टेक ऑफ लेते समय। ऐसे खेलों में अधिकतम शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति शक्ति और गति की योग्यताओं का मिश्रण होता है। सहसा या अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। मांसपेशियों की यह शक्ति अत्यंत तीव्र गति से कार्य करती हैं। सामान्यतः विस्फोटक शक्ति का प्रयोग स्प्रिंट रेस, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट में किया जाता है। जितनी भी तेज़ गति की दौड़ होती है उसमें विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अचानक तीव्र गति से दौड़ना पड़ता है। सहन क्षमता वाली दौड़ों में भी थोड़ी बहुत सीमा तक विशेष रूप से स्टार्ट तथा विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उपर्युल्लिखित खेलों में यह शक्ति एक विस्फोट की तरह लगाई जाती है, जिस कारण इसे विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। शक्ति सहन क्षमता। विस्फोटक शक्ति की तरह शक्ति सहन क्षमता भी दो प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होती है, जैसे शक्ति और सहन क्षमता। शक्ति सहन क्षमता शरीर की वह योग्यता होती है जो थकावट की स्थिति में भी अवरोध के विरुद्ध क्रिया कर सके। यह स्थिर शक्ति या गतिशील शक्ति भी हो सकती है। शक्ति सहन क्षमता सामान्यतः लंबी दौड़ों, लंबी अवधि की तैराकी, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट व द्वंद्वात्मक आदि खेलों में प्रयुक्त होता है। जैसे कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसे द्वंद्वात्मक खेल कहा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शक्ति सहन क्षमता का प्रयोग अधिकतर खेलों में किया जाता है। स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की अधिक से अधिक जितनी शक्ति बिना किसी विशेष मूवमेंट के लगा सकता है, वह उस व्यक्ति की स्थिर शक्ति होती है। यह शक्ति को डायनामोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। जब व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति लगाता है तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। प्रायः स्थिर शक्ति या खेलों में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन भारोत्तोलन में कुछ समय के लिए किया जाता है। इसमें क्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन बल पर्याप्त लगता है। अगर दो समान रेसलर आपस में हाथ मिला रहे हों तो कोई किसी को नहीं डिगा पाएगा, लेकिन उनमें शक्ति लग रही है और एक ऐसा समय आता है कि उनके हाथों में कंपन होने लगता है। तो इस प्रकार की शक्ति को स्थिर शक्ति कहते हैं। गति। गति व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार के मूवमेंट को बार बार बहुत तेज गति से करता है। वास्तव में गति वह योग्यता है जिससे शरीर के मूवमेंट्स जितने तेज हो सकें किए जाते हैं। दौड़ने में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के फास्ट मूवमेंट या तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। दौड़ने की गति की अपेक्षा मूवमेंट्स की गति अधिक होती है। इसमें शरीर के अंगों की गति भी शामिल होती है, जैसे थ्रोइंग सर्किल में गोला फेंकने वाले का शरीर, विस्फोटक उछाल की गति आदि। कुछ खेलों में गति की आवश्यकता कम दूरी तक होती है, जैसे क्रिकेट में विकेटों के बीच में रन लेने के लिए दौड़ना। प्रायः गति आनुवंशिकता के कारक पर निर्भर करती है, विशेषकर मांसपेशीय रेशों या तंतुओं पर। ये मांसपेशीय रेशे दो प्रकार के होते हैं, तीव्र गति से संकुचन करने वाले रेशे तंतु व धीमी गति से संकुचन करने वाले तंतु। तीव्र संकुचन करने वाले तंतु तेज गति से संकुचन करते हैं तथा कम शक्ति उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र गति से संकुचित करने वाले तंतुओं में थकावट जल्दी होती है, जबकि धीमी गति से संकुचन करने वाले तंतुओं में
थकावट भी धीरे धीरे होती है। इसलिए यह निर्णय सरलतापूर्वक लिया जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार के इवेंट्स के योग्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति में तीव्र गति से संकुचन करने वाले तंतुओं का प्रतिशत अधिक होता है वह तीव्र गति वाले इवेंट्स के योग्य होगा, और जिसमें धीमी गति से संकुचन करने वाले तंतुओं का प्रतिशत अधिक होगा उसके लिए सहन क्षमता वाले इवेंट्स ठीक रहेंगे। इसलिए तंतुओं के प्रतिशत का पता लगाना मुश्किल नहीं है। गति का सीधा संबंध व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु संस्थान अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है। वास्तव में प्रशिक्षण के द्वारा गति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केंद्रीय स्नायु संस्थान के कार्य को हम बहुत कम प्रभावित कर सकते हैं। दौड़ने की गति को हम स्टॉप वॉच के द्वारा माप सकते हैं। किसी निश्चित समय में किसी व्यक्ति के द्वारा दोहराई जा रही क्रिया को गिनती के द्वारा भी मापा जा सकता है। प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रतिक्रिया समय को कम करने के भी गति को बढ़ाया जा सकता है। समय क्षमता वाले खेलों के अलावा प्राय सभी खेलों में गति का प्रयोग होता है। सहन क्षमता, जिसे एंड्योरेंस भी कहा जाता है, सहन क्षमता भी गति और शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्रिया को जारी रखने की योग्यता होती है। हर्रे के अनुसार सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। सहन क्षमता को सामान्यतः आंतरिक बल भी कहा जाता है। वास्तव में किसी गति या भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थिर रखने की व्यक्ति के शरीर की संरचनात्मक क्षमता के परिणाम को उसकी सहन क्षमता कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति थकान को किस सीमा तक दूर रख सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहन क्षमता का प्रयोग अधिकतर खेलों में किया जाता है। खेलों के अतिरिक्त भी सहन क्षमता का दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग होता है, चाहे कार्य मानसिक हो या शारीरिक। सहन क्षमता का शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में भी बहुत महत्व होता है। सहन क्षमता को थकावट की दशा में प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसमें वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण के समय में भी वृद्धि करना आवश्यक है। पुनरावृत्ति की संख्या के द्वारा इसे मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक एथलीट 1 मिनट में कितनी सिटअप्स लगा सकता है, उससे उसकी पेट या उदर की मांसपेशियों की सहन क्षमता मापी जा सकती है। खेलों में अलग अलग तरह की सहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से सहन क्षमता 2 प्रकार की होती है, छोटी अवधि की सहन क्षमता और लंबी अवधि की सहन क्षमता। छोटी अवधि की सहन क्षमता उन खेलों में प्रयुक्त होती है जिनमें खेल क्रिया कम अवधि की होती है तथा क्रिया की गतियाँ बहुत तीव्र होती हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती। लंबी अवधि की सहन क्षमता का प्रयोग उन खेलों में जैसे लंबी दूरी की दौड़ें, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री दौड़ आदि। सहन क्षमता का प्रयोग केवल खेलों में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि और पुनरावृत्ति विधि के द्वारा सहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लचक, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर में जोड़ों में गति क्षमता को लचक कहते हैं। शारीरिक पुष्टि के लिए व्यक्ति में लचक भी एक अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक लचक होती है, लचक अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट के आसानी से तथा कुशलतापूर्वक कार्य करता है। ऐसा प्रायः देखने में आता है कि लचक वाले व्यक्ति आकर्षक लगते हैं, अर्थात देखने में भी ये
आकर्षक दिखाई देते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। लचक केवल खिलाड़ियों के जीवन में ही नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी विशेष महत्व होता है। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में वृद्धि होती है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव कम होता है, जिसके फलस्वरूप उनकी ऊर्जा में बचाव अधिक होता है, अर्थात कम ऊर्जा व्यय से अधिक कार्य हो जाता है। लचक का सीधा संबंध सीखने से भी होता है। यदि शरीर में लचक अधिक होती है तो कोई भी गति क्रिया आसानी से सीखी जा सकती है। जैसे तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए कंधे के जोड़ में लचक होनी आवश्यक है, अन्यथा बैक स्ट्रोक सीखना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त खेल चोटों से बचाव के लिए भी लचक का होना आवश्यक है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है तो चोट से हम बच सकते हैं। लचक के दो प्रकार हैं, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। अक्रिय लचक शरीर की वह योग्यता होती है जिसमें द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियाँ की जा सके, जैसे किसी सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना। अक्रिय लचक सक्रिय लचक से हमेशा अधिक होती है। सक्रिय लचक बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करने को सक्रिय लचक कहा जाता है। जैसे खिंचाव वाले व्यायाम बिना किसी व्यक्ति की सहायता से करना सक्रिय लचक कहलाता है। सक्रिय लचक भी दो प्रकार की होती है, स्थिर लचक और गतिशील लचक। स्थिर लचक एक खिलाड़ी को प्रायः तब तक स्थिर लचक की आवश्यकता होती है जब वह स्थिर अवस्था में होता है, जैसे डाइविंग, बैठने, लेटने व स्टार्ट लेते हुए। गतिशील लचक, इस प्रकार की लचक की आवश्यकता खिलाड़ी को उस समय होती है जब वह चल या दौड़ रहा हो। गतिशील लचक हमेशा स्थिर लचक से कम होती है। एक खिलाड़ी तथा एक सामान्य व्यक्ति के लिए दोनों ही प्रकार की लचक की ज़रूरत होती है। खिंचाव वाले व्यायाम करने से लचक में वृद्धि की जा सकती है। खिंचाव वाले व्यायाम करने से पूर्व सामान्य जॉगिंग या धीमी गति से दौड़ लगाना चाहिए, अर्थात वार्मिंग अप करना चाहिए। तालमेल संबंधी योग्यताएं। 1980 के दशक से पहले शारीरिक पुष्टि के 5 प्रमुख अंग समझे जाते थे, जैसे शक्ति, सहन क्षमता, गति, लचक और फुर्तीलापन। लेकिन इसके बाद एजिलिटी के स्थान पर तालमेल संबंधी योग्यताओं का प्रयोग किया जाने लगा। इस बदलाव का मुख्य कारण यह था कि फुर्तीलेपन की परिभाषा तथा प्रकृति स्पष्ट नहीं थी। तालमेल संबंधी योग्यताएं मुख्य तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय स्नायु संस्थान पर निर्भर करती है। तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति की ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न गतिविधियां सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से कर सके। यानी विभिन्न गति क्रियाएँ जो एक्सरसाइज वो कर रहा है या खेल रहा है वो सुचारू रूप से कर सके। हमारा गति वाले कार्य करने का गुण अधिकतर ताल संबंधी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। हमारी स्थिरता, लय, सही क्रिया करना आदि इन्हीं योग्यताओं पर आधारित होता है। इसी प्रकार किसी खेल कौशल को सीखने की गति तथा उसकी स्थिरता भी इन्हीं योग्यताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार की योग्यताएं यह भी निर्धारित करती हैं कि कोई खिलाड़ी किस सीमा तक किसी खेल में प्रवीणता प्राप्त करता है। ये योग्यताएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे संतुलन की योग्यता, लय की योग्यता, समायोजन की योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता आदि। इस प्रकार की योग्यताएं जिम्नास्टिक, डाइविंग में सहायक होती हैं। इस प्रकार की योग्यताओं को हम सामान्य व विशिष्ट व्यायामों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कला कौशल सीखते हुए हमें
यह ध्यान रखना चाहिए कि यह क्रिया सही ढंग से हो।